नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया और ये बजट किसानों से लेकर युवाओं और महिलाओं पर फोकस रहा। रोजगार से लेकर एग्रीकल्चर तक का बजट की कई प्राथमिकताएं हैं। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने 1 करोड़ युवाओं को खुशखबरी दी है। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। तो इनकम टैक्स कैटेगरी और टैक्स आपको बता दें, ये 3 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं होगा। ये बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है। 3 से 7 लाख आय तक 5% टैक्स, 7 से 10 लाख आय तक वालों को 10% टैक्स, 12 से 15 लाख आय तक वालों को 15% टैक्स देना होगा, 15 लाख से ऊपर आय वालों को 30% टैक्स देना होगा। तो न्यू टैक्स रिजीम में, स्लैब में ये बदलाव किया गया है। ये आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2024-25 में उत्तराखंड में आपदा से होने वाले नुकसान के लिए स्पेशल सहायता पैकेज देने की घोषणा करने के लिए समस्त प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। जो बजट देश के लिए आया है, उस बजट को प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ये बजट ऐतिहासिक बजट है, ये दूरदर्शी बजट है, समावेशी और सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही बजट है। और निश्चित रूप से जो भारत की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 सालों के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर बनाई है, उस सरकार का ये 5 सालों के अंदर किस प्रकार से काम होने वाला है, किस प्रकार से विकास की योजनाएं चलने वाली हैं, किस प्रकार से भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला है, ये बजट उसका एक स्वरूप है। और इसके लिए मैं निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि विकसित भारत का जो संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करने में ये बजट मददगार साबित होगा। और लोकप्रिय मोदी सरकार का ये लोक कल्याणकारी बजट देश के हर वर्ग को, हर नागरिक को राहत देने वाला बजट है। तो ये बजट को लेकर कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण विषय हमारे उत्तराखंड राज्य के हैं। उन मुद्दों से हटकर केवल एक आपदा के नाम पर एक घोषणा करी गई है। अब उसका क्या स्वरूप है, प्रारूप है, अभी किसी को नहीं पता है। और मेरी मांग है कि जोशीमठ में जो लोग 1200 घर जो अंकित हुए हैं, जिनको विस्थापन होना है, उनको कॉम्पनसेशन मिले और तुरंत इसकी घोषणा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में इस वक्त केदारनाथ मंदिर मामले में विवाद जारी है और कांग्रेस जहां सरकार पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी इस सभी आरोपों को सिरे से नकार चुकी है। इस विषय के साथ ही तमाम विषयों पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी बनवीर चौहान से हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने खास बातचीत की। में अभी चर्चाओं का माहौल काफी गर्म है। लगातार सरकार कई निर्णय लेते जा रही है। वही निर्णय लेने के बाद कांग्रेस के द्वारा भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान। आइए बात करते हैं मनवीर सिंह चौहान से। सर, सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे है कि जिस प्रकार से आपके द्वारा कई फैसले लिए जा रहे हैं, वहीं अभी एक मुद्दा बड़ा तूल पकड़ते जा रहा था, जो केदारनाथ धाम मंदिर का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा था। उसको लेकर आपने, जब मुख्यमंत्री साहब ने वहां पर आया, हस्तक्षेप किया, तो नाम बदल दिया गया, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस तूल इसको देते जा रही है। आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी ये जो मामला है, इसको लेकर के कांग्रेस अनावश्यक रूप से राजनीति तूल इसको दे रही है। और क्योंकि केदारनाथ में अभी उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर के इसका लाभ उठाने के इसमें उन्होंने इस तरह से बाबा केदारनाथ जैसे पवित्र, जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, पूरे विश्व की आस्था का केंद्र है, ऐसे उस पर उन्होंने इसको उठाने की कोशिश की है। लेकिन जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि बाबा केदारनाथ जी हो, चाहे बद्रीनाथ जी हो, चाहे यमुनोत्री हो, चाहे गंगोत्री हो,
हमारे उत्तराखंड के धाम हैं, जो चारों धाम विश्व प्रसिद्ध हैं, और जिस तरह से लोग इनके नामों का भी जो उपयोग करने की जो सामने बात आई, जहाँ मुख्यमंत्री जी को लेकर के जो इन्होंने झूठ परोसने की जनता के सामने कोशिश की कांग्रेस ने, उसको लेकर के भी भविष्य में कोई भी संस्था इन चारों धामों के नामों का उपयोग किसी मंदिर के निर्माण में, मंदिर के लिए नहीं कर पाएगी, और न ही कोई इन धामों के नाम से कोई ट्रस्ट बना पाएगा। इसके लिए कानून बनाने का निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने लिया है, और ये निर्णय बहुत ही सराहनीय निर्णय है, और भविष्य में किसी भी प्रकार से कोई इस तरह का कोशिश नहीं कर पाएगा, और ये कानून जब अस्तित्व में आ जाएगा। सर, लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा निर्णय लिया गया है, वहीं कल कैबिनेट में भी एक अहम फैसला किया गया जिसमें अब आप धाम कहीं पर भी मंदिर बनाएंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के अंत में जो उत्तराखंड में जो है धाम लगा है, कहीं पर भी आप धाम नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद भी कांग्रेस कह रही है, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा कह रहे हैं कि वो हरिद्वार में हर की पौड़ी में स्नान करके केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा करेंगे, जबकि इस बात को पीकेटीसी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उठाया। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में ही तो दो टूक नजर आ रही है, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष पूर्व अभी प्रदेश अध्यक्ष ये इस बात को अपने आप में खींचने का प्रयास कर रहे हैं, और गणेश गोदियाल जबकि इस बात को लेकर के आश्वस्त थे? देखिए, वो कांग्रेस की आपसी वो है राजनीति, जो द्वंद्व उनका चलता है, लेकिन भगवान केदारनाथ जी भी, उनको जिस प्रकार से कांग्रेस इस मामले पे राजनीति कर रही है और हर उस पर उन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की है, जनता को बरगलाने की और भ्रमित करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, भगवान केदारनाथ भी उनको माफ नहीं करने वाला है। क्योंकि भगवान केदारनाथ जी एक ज्योतिर्लिंग जो वहां पर हैं, वो जागृत स्वरूप में है, और साक्षात शिव वहां पर हैं। तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर भगवान केदारनाथ जी के बारे में, वहां के संदर्भ में कोई भी झूठ परोसने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि भगवान शिव उनको माफ करेगा। लेकिन जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, और हमारी भाजपा की स्पष्ट नीति है, कोई भी हमारे जो उत्तराखंड के धाम हैं, उन धामों के नाम से किसी भी स्थान पर कोई उन धामों का उपयोग, नाम का उपयोग नहीं कर पाएंगे, और नहीं उसकी इस नाम से कोई ट्रस्ट स्थापित कर पाएंगे। इसके लिए सरकार ने कानून कैबिनेट में निर्णय लिया है, और आगे भविष्य में इसको विधानसभा में पारित करके कानून इस पर आने वाला है। तो निश्चित रूप से जो हमारे प्रदेश के जो चार धाम हैं, जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, हमारे ही नहीं पूरे विश्व के आस्था के केंद्र हैं, और जहां देश ही नहीं विदेशों से भी लोग दर्शन के लिए आते हैं, उसकी जो स्वरूप है वो किसी प्रकार से उसमें कोई छेड़छाड़ न हो, कोई किसी प्रकार से उसके प्रति कोई इस तरह की सोच न रखे कि कहीं और स्थापित करने की बात करे। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है, ये बहुत ही सराहनीय निर्णय है, और उत्तराखंड के चारों धामों के जो विश्व के धाम है, उनका अस्तित्व भी और उसकी महात्म्य को और बढ़ावा मिलेगा। सर, अगला प्रश्न मेरा ये है कि आप मंगलोर सीट पर उपचुनाव हार गए, वहीं बद्रीनाथ सीट पर भी उपचुनाव हार गए, तो आखिर क्या वजह रही? जबकि बद्रीनाथ सीट पर आपने पूर्व के विधायक राजेंद्र भंडारी को उतारा, तो कहां पर आपसे चूक हो गई? देखिए, मैं पहले तो स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कोई सीट इस उपचुनाव में नहीं हारी है, क्योंकि बद्रीनाथ की बात करेंगे तो पहले से ही वो सीट कांग्रेस के पास थे। कांग्रेस के जो विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी में आए, और उन्होंने चुनाव लड़ा, इसलिए। और पहले के मुकाबले, चाहे हालांकि सीट हम नहीं जीत पाए, कहीं ना कहीं चूक हुई, हमारी पार्टी उसकी समीक्षा भी कर रही है, लेकिन मंगलौर सीट जहां पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होते थे, जितनी बार भी अभी तक चुनाव लड़ा, वहां पर लड़ा, राज्य बनने के बाद जमानत बमुश्किल हमारे प्रत्याशी वहां पर बचा पाते थे। लेकिन आज हम जीत की स्थिति में वहां पर आए हैं, और महज 400 वोटों से हम पीछे अगर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहां किया गया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने दोनों सीटों पर बहुत अच्छी मेहनत की है और अच्छा प्रदर्शन भी किया है। सर, लगातार कहा जा रहा है कि यदि मंगलोर सीट पर आप किसी उत्तराखंड के कैंडिडेट को देते, अपने कार्यकर्ता को देते, तो जीत हासिल हो सकती थी। देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिनको टिकट दिया है वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही रहे होंगे। वो बहुत पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे,
और लगातार उस क्षेत्र में सक्रिय होकर के वहाँ की जनता के बीच में, वहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने वो काम किया। और हमारे जो प्रत्याशी बनाए गए वो प्रत्याशी भी हमारे जो वहाँ के हमारे स्थानीय नेता हैं उस विधानसभा, मंगलौर विधानसभा के, हरिद्वार जिले के जो हमारे जो वहाँ के वरिष्ठ नेतागण हैं, वहाँ के कार्यकर्ता हैं, उनको पूछ करके उनकी राय शुमारी के बाद और उनके पसंद के आधार पर ही करतार सिंह भडाना जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। और सभी कार्यकर्ताओं ने जीत और मेहनत करके एक प्रदर्शन जो सामने है, हमने जीत की स्थिति तक हम पहुंचे, तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत ऐसा संभव हुआ है। उधर आपको बता दें कि केदारनाथ मामले को लेकर मुख्य कांग्रेस पार्टी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करने के बाद केदारनाथ धाम तक पदयात्रा शुरू करने वाली है, जिस पर कि सत्ता दल बीजेपी चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। इस बात पर धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि बीजेपी ने कभी भी केदारनाथ को अपमानित नहीं किया और अगर कांग्रेस पार्टी हर की पौड़ी पर स्नान करके अपने पाप धोती है तो हमें आपत्ति नहीं। भाजपा ने किसी का कोई अपमान नहीं किया है, क्योंकि अगर भाजपा केदारनाथ मंदिर बना रही होती, भाजपा ने ट्रस्ट बनाया होता तो भाजपा की बात कही जा सकती थी। उसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं, ट्रस्ट के लोगों ने भी कह दिया, सबको मालूम है ये चीज। हाँ, ये ठीक है, अगर कांग्रेस हर की पौड़ी पे नहा के और केदारनाथ तक जाते और अपने पाप धोने का काम करते तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, करना चाहिए, लेकिन ये यात्रा फिर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने दरअसल कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बेवजह केदारनाथ मामले को तूल देकर राजनीति कर रही है। जब धामी सरकार ने विवाद को ही शांत कर दिया है तो फिर आखिर कांग्रेस बताए कि ये यात्रा किस लिए की जा रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और जो उन्होंने न्याय यात्रा करी थी वो शायद कम पड़ गई है, तो अब उनको तो एक तीसरी और यात्रा निकालने जा रहे हैं। तो उन्हें अपने मंथन पर यात्रा निकालनी चाहिए, अपने किए गए जो कार्य हैं पिछले उस पर यात्रा निकालनी चाहिए और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। धर्म की आड़ में जो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ही निंदनीय है। माननीय पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हमारे जो धाम है, जो मंदिर है, तो जो भी लोग अपनी ट्रस्ट या मंदिर बनाने का काम करते हैं वो कोई भी हमारे मंदिर और ट्रस्टों के नाम पर नहीं बनेंगे। तो जब सारी चीजों पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा करके बंद कर दिया, उस चैप्टर को क्लोज कर दिया, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अब केवल और केवल राजनीतिक और पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए केदारनाथ यात्रा बचाव की जो निकालने की बात कर रहे हैं, तो केवल और केवल राजनीति से प्रेरित है। और उनको ये दिखाई दे रहा है कि केदारनाथ इस वक्त हमारी माननीय शैला रानी रावत जी जिनकी अचानक मृत्यु हुई है, वो सीट वहां पर खाली हुई है, तो वो उसका एक फायदा लेना चाहते हैं, तो राजनीतिक फायदा धर्म की आड़ में लेना चाहते हैं। वहीं उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूसीसी लागू करने की तैयारियों के संबंध में सचिवालय में बैठक ली और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए इसके अधीन संचालित होने वाली प्रक्रियाओं और साथ ही नियमों को अंतिम रूप दिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यूसीसी के प्रावधानों को गठित उप समिति के कार्यों और कई विभागों के स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई को भी शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए। उधर विधानसभा सत्र को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है और गर्मी का सत्र गैरसैंण में नहीं हो पाया, लेकिन मानसून सत्र गैरसैंण में होना चाहिए। साथ ही कहा कि सत्र को लंबा चलाना चाहिए ताकि अधिकारी और नेतागण वहां रह रहे लोगों की समस्याओं को समझकर उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। ग्रीष्मकालीन राजधानी है, गर्मी का सत्र तो कराया नहीं, कम से कम बरसात का ही करवा दें। जब ग्रीष्मकालीन सत्र आपने नहीं कराया तो भैया मानसून सत्र ही कराइए। कम से कम सब अधिकारी नेता जो है पहाड़ जाएंगे, क्या पहाड़ क्या रहन सहन है, क्या वहाँ विषम परिस्थितियां हैं, क्या कठिनाइयां आती हैं, क्या दिक्कतें हैं, अधिकारियों को समझ में भी आएगा। और सत्र को लंबा चलाना चाहिए ताकि 7 दिन रहकर लोग ये समझ सकें कि कठिनाइयां क्या है। अधिकारी जाते ही वहां से भागने की सोचते हैं, नेता जाते तो है वहां जब रहेंगे अधिकारी तो समझेंगे क्या विषम परिस्थितियां हैं, तो उस हिसाब से आगे के विकास कार्यों को डिजाइन करेंगे और पहाड़ को फायदा दे पाएंगे। उधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आम मैंने खाए लेकिन मुंह किसी के और के पके। आपको बता दें कि जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी ने कहा कि अगर हरीश रावत का इस तरह का बयान आता है तो फिर इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी है।
लोग अपने बहुत आदर्श मानते हैं कांग्रेसी नेता, और बार बार हरीश रावत जी इनको ये जताते हैं कि इनके कांग्रेस के अंदर अंतर्गाने बहुत ज्यादा कलह चल रही है। और हरीश रावत जी का जो ये बयान आया है वो ये साफ साबित करता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही मैं देख रही थी कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ जी के बयान को लेकर ये लोग काफी ज्यादा बातें कर रहे थे। तो सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसके खुद बात पर छेद सामने आ गया और सामने आके ये दिखा दिया कि हरीश रावत जी खुद ही इनको इशारों में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। और ये तक कह रहे हैं मैं तो दिन के उजाले में एक पार्टी करने गया था, रात के अंधेरे में पता नहीं क्या क्या होता है। तो पूछते हैं हम सभी, और सारी जनता भी जानना चाहती है कि ये क्या होता है रात के अंधेरे में कांग्रेस में और कांग्रेस के कार्यालय में, जरा वो भी उजागर किया जाए। उधर धामी सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक विश्वविद्यालय में हिंदू शिक्षा केंद्र खोलने का फैसला लिया है, जिसके बाद उनके इस फैसले पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का बयान सामने आया। उन्होंने सीएम धामी के इस निर्णय की प्रशंसा की। उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री बागेश्वर हनुमान जी के बड़े ही प्यारे श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हमको सूचना मिली, एक बहुत सुंदर निर्णय लिया गया। निश्चित रूप से यह सराहनीय है। प्रत्येक विश्वविद्यालयों में हिंदू शिक्षा केंद्र खोलने का जो निर्णय लिया, ये बहुत प्यारा निर्णय है। निश्चित रूप से अपनी भारत की प्राचीन संस्कृति बच्चों के दिल और दिमाग में बैठेगी। युवान बड़े होकर के देश का जब भविष्य बनेंगे तो भारत की सनातनीय संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकेगा। इसलिए यह निर्णय बहुत ही सराहनीय है। हम इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में धामी सरकार की ओर से अग्निवीर युवाओं को तोहफा दिया गया है और दरअसल धामी सरकार ने अग्निवीर युवाओं को सरकारी विभागों में सम्मिलित करना और साथ जरूरी पड़ने पर आरक्षण देने की घोषणा भी की, जिसके बाद अब इस पर राजनीति जारी है। बता दें आपको कि एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में खुशी का माहौल है। 4 साल के लिए क्या देंगे, 4 साल के बाद क्या किसको ट्रीट करेंगे, कौन से जो है वो अग्निवीर जो 25% जो है रेगुलर सर्विस में जाएंगे, उसके बाद 75% को अग्निवीर को कौन सा कितना प्रतिशत का आरक्षण देने का प्रावधान बताते हो, ये तो बताएं। धामी जी ये बताएं कि अग्निवीरों को कितने प्रतिशत, 20%, 30%, 40%, कितने प्रतिशत का आरक्षण देंगे और कौन कौन सी सर्विसेज में जो है उनको जो है वो समायोजित करने की बात की जाएगी। ये प्रदेश का ही मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्र स्तर का मुद्दा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है बाई पार्लियामेंट इसको पास करना है, इसमें अमेंडमेंट देने हैं तो अमेंडमेंट भी बाई पार्लियामेंट आने हैं उनको। तो क्या मतलब अग्निवीर को मात्र खिलौना बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव से कुछ ही समय पूर्व अग्निवीर को लेकर जो ये भ्रांतियां पैदा हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जब दोबारा आती है केंद्र में तो निश्चित तौर पे हम अग्निवीर की इस जो चल रही है चीजें उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। तो ये किसी विपक्ष के कारण नहीं, ये पहले ही बोली गई बात थी, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो धरातल पर करते हैं। हम इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं देते हैं कि जिसको जिस विभाग से जितना खाना है खा लो, हम आंखें बंद कर लेंगे। हम वही कार्य करते हैं जो जनता हमसे चाहती है। तो अग्निवीर के प्रावधानों में जो चेंजेस किए गए हैं वो पहले ही हमारी सरकार के द्वारा बोला जा चुका है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल